Time over. Sri Surendra Singh Nagar. Yes. सभापति जी। Srimati Jaya Bachchan's associate. सभापति जी। Vaidya associate. All those who associate name will be added. Yes. सभापति जी। Now please. मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान आबादी के दृष्टि से देश के सबसे बड़े राज्य और जिस प्रदेश से इस देश के प्रधानमंत्री भी चुनकर आते हैं, उसमें हवाई अड्डों को विकसित करने के मामले में जो उपेक्षा इस प्रदेश की जा रही है, उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। और जिसमें आंकड़े भी जो उपलब्ध हैं वो बताते हैं कि आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में मात्र 6 हवाई अड्डे ऐसे हैं जो ऑपरेशनल है। अगर दूसरे राज्यों की आप बात करें तो गुजरात, जिसके 6 करोड़ की आबादी है, वहां 10 एयरपोर्ट ऑपरेशनल हैं। कर्नाटका में 6 हैं जहां 6 करोड़ आबादी है। महाराष्ट्र में जहां 7.5 करोड़ आबादी है वहां 9 एयरपोर्ट ऑपरेशनल है। आंकड़े और जो एयर कनेक्टिविटी जहां तक बात है वो भी दर्शाता है कि आंकड़े दर्शाते हैं कि उत्तर प्रदेश एयर कनेक्टिविटी के मामले में भी सबसे पीछे है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाने वाली अखिलेश यादव जी की सरकार ने केंद्र सरकार को नए हवाई अड्डे विकसित करने के लिए प्रस्ताव भेजे, जिसमें 2 महत्वपूर्ण हवाई अड्डे जेवर और आगरा में नए हवाई अड्डे विकसित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। उपसभापति जी, जो जेवर का हवाई अड्डा है, जो प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार ने भेजा है, वो देश का ऐसा पहला हवाई अड्डे विकसित करने का हवाई अड्डे का प्रस्ताव है कि जिसके लिए लैंड पहले से आइडेंटिफाइड है, जहां दिल्ली से मेट्रो रेल प्रस्तावित है, जहां दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर उसके साथ से गुजरता है, ये एक्सप्रेसवे पर स्थित है जो स्थान है इसका, और ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा भी है। और इस हवाई अड्डे के बनने से जो दिल्ली हवाई अड्डे पर एक दबाव है वो भी निश्चित रूप से कम होगा। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के इस पिछड़ेपन को, हवाई अड्डे के मामले में पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए सरकार जल्द से जल्द जेवर और आगरा के जो हवाई अड्डों के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार ने भेजे हैं उन्हें स्वीकृत करने का काम करे, जिससे कि उत्तर प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी के मामले में उत्तर प्रदेश विकास के मामले में आगे चल सके। थैंक यू। श्री नरेंद्र बुदानिया। ऑल दिन यस राघोपाल। बहुत दिनों से ये चल रहा है और पहले कहा भी था पिछली सरकार में कि ये कर देंगे, लेकिन जेवर और आगरा का ये इतना इम्पोर्टेंट है। दिल्ली का वजन यहाँ कम होगा और आगरा में और टूंडला के बीच में जो प्रस्तावित है, भेजा गया है, उससे मथुरा और आगरा में जो इंटरनेशनल स्तर के जो टूरिस्ट आते हैं उनको बहुत आराम हो जाएगा। 20 मिनट में आगरा और 30 मिनट में मथुरा पहुंच जाएंगे। ओके। इतना अच्छी सुविधा होगी। तो अगर आपकी कृपा हो जाए और आपका कुछ नहीं जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार भी पूरी जो आप चाहेंगे मदद करेगी। लेकिन इन दोनों हवाई अड्डों के लिए जो प्रस्ताव हैं उनको स्वीकार करने की कृपा करें। गवर्नमेंट एक्सामिनेट या श्री नरेंद्र बुदानिया। सर, देश का गवर्नमेंट कैन एक्सामिनेट। श्री नरेंद्र बुदानिया। सर, देश का किसान महंगा बीज खरीदता है, महंगी खाद खरीदता है और हमारे देश के लोगों का पेट भरने के लिए अनाज पैदा करता है। लेकिन किसान जब फसल पैदा बोता है तो बड़े बड़े सपने होते हैं, लेकिन आज किसान, इन देश के आवारा पशुओं से किसान की फसल बर्बाद हो रही है। सर, देखने को ये बहुत छोटा इशू लग सकता है, लेकिन आज यदि देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या है तो देश में इन आवारा पशुओं की है। महोदय, पूरी रात किसान अपनी फसल को अपने परिवार के साथ उसकी रखवाली करता है। रात को उनको सांप खा जाते हैं, उनको जो है पशु उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, फिर भी वो अपनी फसल को बचाने की कोशिश करते हैं। महोदय, मैं इतनी इसके कानून व्यवस्था भी चरमरा गई है। आज सड़क के ऊपर, हाईवे के ऊपर आज जो है ये आवारा पशु आके बैठ जाते हैं और रोज हजारों एक्सीडेंट होते हैं। लोग
सैकड़ों लोग मरते हैं एक्सीडेंट से। आज मैं अभी राजस्थान के एक चूरू जिले में गया तो मैं वहां देखा, जब मैं कलेक्ट्रेट में गया तो वहां देखा कि वहां आदमियों के बजाय वहां जो है आवारा पशु, जिसको मैं गाय और बैल कह सकता हूं, वो जो है पूरे कलेक्ट्रेट में भरे हुए थे। महोदय आज जो है एक तरफ, मैं बात आ रहा हूं महोदय, एक तरफ आज जो है इन पशुओं से रक्षा करते हैं लोग, यहां तक मैं कहना चाहता हूं कि यदि दिन में कोई घर खुला हो उस घर के अंदर घुस जाते हैं, पशुओं बच्चों पे अटैक कर देते हैं। आज मैं ये नहीं कहना चाहता, जो गोरक्षा की बात करते हैं, जो संगठन बात करते हैं, आज उनको शर्म आनी चाहिए कि उन गायों के चिथड़े सड़क के ऊपर जो है उस तरह बिखरे पड़े रहते हैं, कोई संभालने वाला नहीं है। मैं मारने की बात नहीं करता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए। आज जो ये आवारा पशु है, इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। आज राज्य सरकारों की बस की बात नहीं है। आज जो है सैकड़ों हजारों पशु इस प्रकार से निकले हुए हैं। आपको एक कानून व्यवस्था बनानी होगी, आपको कड़े कदम बनाने होंगे। जो पशुओं को घरों से निकाल देते हैं उसके ऊपर भी आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन किसान को आपको बचाना पड़ेगा। आपको सब्सिडी देनी पड़ेगी। आज कुछ प्रकार की सब्सिडी नहीं दी जा रही है। लोग जो है लाठियों से पीटते पीटते पशुओं की वो जो बुरा हाल कर रखा है। महोदय, एक बहुत ही ज्वलंत इशू है, इसके ऊपर मैं समझता हूं कि किसी की डिस्प्यूट नहीं है। आज जो है पशुओं के नाम के ऊपर किस प्रकार से हत्याएं हो रही हैं, किस प्रकार से। Time over. Sir Rajiv Shukla. Yes. All names ordered. Sri Rajiv Shukla. धन्यवाद Sri उपसभापति Rajiv जी। Shukla ji, now I understood your reason for That's the why I was consent saying for zero hour. no, I've been trying Yeah. for last 3-4 Yes. days, but I was not able to Yeah, do now. it because of Yeah, the now- paucity now of you the say. time. I was not able to. Now you Sir, say. it's about the fixed tenure of RBI governor. Sir, जैसा कि आपको पता है कि RBI के गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा 3 साल के ऊपर काम नहीं करेंगे। किस वजह से दिया आप जानते हैं, कितने विवाद हुए, कितने बयानबाजी हुई, क्या क्या हुआ, आखिर में दुखी होकर वो जा रहे हैं। ठीक है, उनका निर्णय है। लेकिन हमारे RBI गवर्नर का जो पद है, इसके बारे में कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड, कुछ ना कुछ चीज़ें बनाई जानी चाहिए। सबसे पहले तो क्या टेन्योर होना चाहिए। अगर मैं आपको डिटेल्स दूं तो amongst the developed countries, chairman of the US Federal Reserve is appointed for a term of 4 years, while the governors of the Bank of England serve a much longer term of 8 years. The much longer term. The president of the European Central Bank has a non-renewable term of 8 years. The average tenure of a central bank governor worldwide is between 5 and 6 years. I think in India it's not possible to give a tenure of 6 years or 8 years or endless tenure. I think current provision is most probably the finance minister will confirm 3 to be extendable for another 2 years. So for 5 years he can be. But sir, in India I think the Reserve Bank governor should be for 4 years minimum. That tenure should be fixed. अभी क्या है कि किसी को भी IAS अफसर भी कभी गवर्नर बन सकता है, कोई क्वालिफिकेशन, कभी इकोनॉमिस्ट बन सकता है, कभी बैंकर बन सकता है, कभी फाइनेंशियल सर्विस वाला बन सकता है, कभी आउटसाइडर बन सकता है जिसका कुछ ये नहीं है। तो ये जो है एक तो क्वालिफिकेशन फिक्स होनी चाहिए, फिक्स क्वालिफिकेशन। कौन गवर्नर RBI के बन सकता है, उसका टेनोर ना 3 साल हो, ना 5 साल हो, 4 साल का है तो टेनोर होना चाहिए, या गवर्नमेंट क्लियर करे कि 3 साल के टेनोर के बाद RBI गवर्नर हट जाएगा। क्योंकि ये अभी पहली बार हुआ है कि पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज में RBI गवर्नर आया और महीनों तक इस तरह की बातें उठती रही कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इधर से बयानबाजी, उधर से बयानबाजी। उससे बैंकों के चेयरमैन पर भी फर्क पड़ता, अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ता, कारपोरेट सेक्टर परेशान होते हैं, बिजनेस, इंडस्ट्री, सब कुछ। इस मामले में गवर्नमेंट की एक क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए कि RBI गवर्नर का टेन्योर क्या होगा, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, और जो प्रोसीजर है उसको अपॉइंट करने का वो क्या होगा, और तब तक उसको उस हिसाब से ऑटोनॉमी होनी चाहिए। क्योंकि सुब्बा राव जी जो इसके पहले गवर्नर हैं, उनका 5 साल कर दो। सुब्बा राव जी को खुद मेरे ख्याल से 6-7 साल मिले थे। तो ये जो बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी है इस मामले में, उसको अगर गवर्नमेंट ध्यान दे और एक पॉलिसी बनाए तो मेरे ख्याल से ठीक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much. Sri Dilip Kumar Turkey. Dilip Kumar Turkey. Dilip Kumar Turkey. 0 hour. कैंसिल हो गया था। ठीक है Death and casualties due to lightning in Odisha. एक मिनट सर, मेरा You need not refer paper. You can say what you know. वो कैजुअलिटीज है, लाइटनिंग इन ओडिशा। सर, जो भी मालूम है वो बोलिए बस। क्योंकि मेरा ऑलरेडी कैंसिल हो गया था इसलिए मैं अरे बोलिए ना, अभी मैच थैंक यू सो मच सर।
अभी मैच शुरू हो गया। थैंक यू सो मच सर। उड़ीसा हमेशा नेचुरल कैलामिटी के शिकार होता आ रहा है। ये कई सालों में कई नेचुरल कैलामिटी के लिए मेरे ख्याल से हजारों करोड़ रुपया नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन महोदय अभी आजकल और एक हमें देखने को मिला है लाइटनिंग। महोदय लाइटनिंग से हमारे उड़ीसा में संडे को 52 लोग मर गए, जो कि एक बहुत बड़ा सोचने वाली बात है। पहले ऐसे कभी देखने को नहीं मिला कि लाइटनिंग से इतनी भारी मात्रा से लोग मर रहे हैं। और जहाँ तक मेरा जानकारी है उड़ीसा में 3 महीने के अंदर 200 से काफ़ी लोग मरे हुए हैं। तो ये काफ़ी हमारे चिंता की विषय है सर। लेकिन सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है घटना। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हमारे क्लाइमेट चेंजेस के लिए हो रहा है। इसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमारा जो वेदर डिपार्टमेंट है इनको सही टाइम में इनको इंफॉर्मेशन करना पड़ेगा कि लाइटनिंग का जो लाइटनिंग आने का सही टाइम उनको बताने की ज़रूरत है। जितने भी मरे हुए हैं सर, इसमें से अधिकतर फार्मर्स हैं, गरीब लोग हैं। हमारे सरकार ने, उड़ीसा सरकार ने इनको जो मरने वाले परिवार को 4 लाख का मुआवजा दिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे भारत सरकार जो उनका रिलीफ कोड है उनके तहत सहायता की जाए। थैंक यू सो मच सर। Thank you. Your associate, Okay, sit. बहुत गंभीर है। पूरे देश भर में कभी ऐसा नहीं होता था। बिजली गिरने से इतने लोगों की मौत हो रही है। इसलिए इस बात पर जो भारत सरकार है उससे मेरा कहना है कि वैज्ञानिकों से बात करके इसका रास्ता निकलना चाहिए। पूरे देश में बड़े पैमाने पर इसमें हत्याएं हो रही हैं और क्या कारण है क्या नहीं है इसको जरूर देखना चाहिए। इतना बड़ा बदलाव कभी पहले नहीं था। Thank you. Now, Sri Shoaib Malik. No. Sri Javed Ali Khan. माननीय उपसभापति जी, मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल मसला सदन के सामने और सरकार के सामने Time over, रखना so you repeat your question. Okay. Notice for tomorrow, eh? Okay. You repeat for tomorrow. कल के लिए repeat करो. Okay. Now it is question hour time. Now question number 166, Sri Dilip Kumar Turki. सर Dilip Kumar Turki. Say question. सर 5 अगस्त से ओलंपिक शुरू होने वाले हैं। Say the question number. हमारे मिनिस्ट्री 166। उत्तर सदन पटल पे है. Yeah. No supplement. 5 अगस्त से ओलंपिक स्टार्ट होने वाले हैं। हमारे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट सारी एसोसिएशंस प्लेयर्स काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि 7-8 मेडल आने वाले हैं। और हमारे सदन की ओर से सभी को ऑल द बेस्ट। महोदय, आज के स्पोर्ट्स जगत में ये देखने को मिल रहा है कि सुनामी आ गया है स्पोर्ट्स में। कई सारे स्पोर्ट्स जो हैं वो पानी के ऊपर तैर रहे हैं। बाकी काफ़ी सारे स्पोर्ट्स पानी के अंदर डूबने जा रहे हैं सर ये काफ़ी दुख की बात है। मैं कहना चाहूँगा, हम आज गर्व के साथ कहते हैं कि वर्ल्ड के रिचेस्ट टॉप स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी में हमारे इंडिया के महेंद्र धोनी जी 31 नंबर पे हैं और हमारे सचिन तेंदुलकर 78 नंबर पे हैं। और वहीं पे हमारे जो इंटरनेशनल खिलाड़ी जितने भी हैं, वोमेंस खिलाड़ी, कहीं पे चाय बेच रहे हैं, कहीं पे गोलगप्पे बेच रहे हैं, तो कहीं पे ढाबा चला रहे हैं। सर ये काफ़ी दुख की बात है। सर जहाँ तक का हमारा जो स्पोर्ट्स बजट है 15-16 का 1592.00 और जमैका का स्पोर्ट्स बजट है 4282.24 करोड़। ऑस्ट्रेलिया का है 893.54 करोड़। और जहां बीसीसीआई का 1266.41 करोड़ सर जमैका देखिए उनका पॉपुलेशन बहुत कम है, उसके हिसाब से हमारा काफ़ी कम बजट है सर। और जहाँ तक हम बात करते हैं बीसीसीआई एक खेलों के लिए इतना 1000 रुपीज़ स्पॉन्सर के जरिए कहीं से वो लेके आ रहे हैं।
चलो अच्छी बात है, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा सर, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट 65 स्पोर्ट्स को 65 फेडरेशन को हम अफिलिएट दिए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा 65 स्पोर्ट्स के लिए जो हमारे पास बजट है बहुत कम बजट है। हम सब खेलों को हम प्रायोरिटी के हिसाब से हमें लेना होगा। हम लिमिटेड खेलों के प्रायोरिटी हिसाब से लेते हैं। यदि एक स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स के जरिए करियर बनाना चाह रहा है तो उसको फुल मौका देना चाहिए। हाँ, यदि कोई स्पोर्ट्स अच्छा नहीं कर रहा इंटरनेशनल लेवल में तो उसको विड्रॉ कर दीजिए, लेकिन किसी प्लेयर के साथ स्पोर्ट्समैन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए सर। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जो भी बजट हमें जो भी इसके लिए बजट सवाल CSR के हेड पे लाना चाह रहे हैं, मैं इतना ही पूछना चाहूँगा कि सरकार कितने पैसा जुटाने की कोशिश कर सकती है। सवाल बोलिए। यस सर, डिप्टी साहब का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं और फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हुए हैं कि स्पोर्ट्स का बजट बढ़ना चाहिए, और वाकई में 1000 करोड़ बजट थोड़ा कम है। 160 करोड़ तो अभी हमको साई के स्टेडियम्स को ठीक करने के अंदर लगना है। पर जहाँ तक CSR का मामला है, CSR के अंदर पहले 4 ही मद कवर होते थे, पर अभी जब कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री को हमने लिखा तो उसके अलावा और भी हमारे कवर होने लग गए, जिसमें इन्वेस्टमेंट इन स्पोर्ट्स है और इंक्रीज परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल सपोर्ट, कॉम्पिटिटिव इक्विपमेंट्स को भी हम चाहते हैं। और हमको जो दिया जा रहा है अभी जो जुड़ा है वो है ट्रेनिंग टू प्रमोट रूरल स्पोर्ट्स एंड नेशनल रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स, और पैरालंपिक स्पोर्ट्स और ओलंपिक स्पोर्ट्स के लिए भी CSR के लिए फंड दिया जा सकता है। सर, अभी हमारा जो नेशनल स्पोर्ट्स फंड है उसमें करीब 145 करोड़ हमारे पास है, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही कम है। हुआ क्या है सर, पिछले सालों के अंदर, पिछले दिनों के अंदर लोगों ने अपने अपने, जैसे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, उन्होंने अपनी फाउंडेशंस बना लिए हैं, वो उसमें खर्च कर रहे हैं जी। ऐसे ही रेलवे वालों ने अपनी फाउंडेशन बना ली है, वो उसमें खर्च कर रहे हैं। तो CSR फंड लाने के लिए अलग अलग रीजनल जगह के ऊपर हम मीटिंग्स करेंगे कॉर्पोरेट के साथ। ऑलरेडी मेरी एसोचैम और फिक्की के रिप्रेजेंटेटिव से बात हुई है, और मैं समझता हूँ जिस तरीके से हमारे 119 खिलाड़ी का सबसे बड़ा कॉन्टिजेंट इस समय जा रहा है, अभी से हम 2020 के टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों के अंदर जुटने वाले हैं। और मैं समझता हूँ कि सभी स्पोर्ट्स को हम प्रमोशन देना चाहते हैं, पर ज़्यादातर हमने हायर प्रायोरिटी और जनरल में इसलिए रखे हैं क्योंकि हमारे पास फंड्स की एक लिमिट है। हम कोशिश करेंगे किसी भी स्पोर्ट्स में कोई भी एक भी खिलाड़ी अच्छा है और उसको आगे आना है तो हम उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग का इंतजाम करेंगे। ओके, थैंक यू। नाउ श्री MC Mary Kom. You have a second supplementary. Yes. थैंक यू सर। No, Mary Kom. मेरा सेकंड होगा सर, हमारे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ना स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट का मॉनिटर करते हैं, ना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स को मॉनिटर करते हैं, ना हम ट्राइबल स्पोर्ट्स को मॉनिटर करते हैं, ना हम कॉर्पोरेट सेक्टर स्पोर्ट्स को मॉनिटर करते। कॉर्पोरेट सेक्टर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ना वहाँ पे डॉक्टर है, ना फिजियो है, ना ट्रेनर, कुछ भी नहीं है। तो इस हालत में हमारे स्पोर्ट्स चल रहा है। तो इसलिए मैं अनुरोध करूँ, इसलिए मैं इस सुनामी से बचाने के लिए मैं ये जानना चाहूँगा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से कि जब भाजपा सरकार थी उस दौरान तो मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स पॉलिसी ड्राफ्ट हुई थी, पर उसको लागू हो नहीं पाया। क्या स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए आप स्पोर्ट्स पॉलिसी लाने, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी लाने की प्रयास कर रहे हैं सर? ओके, स्पोर्ट्स पॉलिसी तो 2001 से ही है, जिसके अंदर हमने कहा है कि ब्रॉड बेसिंग ऑफ स्पोर्ट्स की बात की है, एक्सीलेंस ऑफ स्पोर्ट्स की बात की है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्पोर्ट्स की बात की है, और स्पोर्ट्स की जनरल एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करने की बात है। सर, स्पोर्ट्स जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है और इसमें फेडरेशंस का बहुत बड़ा रोल है स्पोर्ट्स की प्रमोशन में। पर इसको और ज़्यादा करने के लिए और स्कूलों में ज़्यादा करने के लिए अभी जो हम नेशनल स्कूल्स गेम हैं उसको बढ़ावा दे रहे हैं। अभी उसमें सारे स्कूल्स पार्टिसिपेट नहीं करते। हमारी कोशिश है कि हम सारे स्कूलों को पार्टिसिपेट करें। अब जैसे फुटबॉल आएगा, फुटबॉल के अंदर हमारी कोशिश है कि 25,000 स्कूलों के अंदर हम फीफा के साथ मिलकर और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ मिलकर वहाँ पर कोच भेजें और एक फुटबॉल को आगे प्रमोट करें। इसी तरीके से जो इंडिजिनियस गेम है, हॉकी है, कबड्डी है, खो खो है, उनको भी हम बढ़ावा देना चाहते हैं सर। सर, थैंक यू। श्रीमती मेरी कॉम, यू कैन आस्क a supplementary. Respected Chairman, Sir,
this is a privilege to speak in front of all the honorable MP. Sir, first of all, I would like to wish all the Indian contingent for Rio. My best wishes is always with them. Sir, what are the plan of the government to increase the budget and promote Olympic sports? Sir, since I was playing in international and Olympic games, Asian games, we are facing a lot of difficulties like training, facility, and also the diet. Actually, sir, whichever giving us the diets, it's not come in exact time. After we went for the competition, we participate for the competition. On that time only it's come. During the training session, it's not come all the diets and all. So I just want to give the idea and how can we give the budget and the promotion in the Olympic game. Thank you, sir. Please. Minister, please reply. सर, मैरी कॉम जी ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। अगर तो उनके पास कोई स्पेसिफिक केस हैं डाइट के, तो वो जरूर हमको किसी सेंटर के हों तो बताएं। नहीं तो इस बार आप समझिए कि ये जो 119 खिलाड़ियों का दल जा रहा है, इनको कस्टमाइज ट्रेनिंग की है हमने। इंडियन कोचेस के अलावा जिनको फॉरेन कोचेस की जरूरत थी उनको वो दी है। जो डाइट इनको उपलब्ध होनी चाहिए थे, बढ़िया से बढ़िया इनको डाइट दी है। और हम लगातार जिनको बाहर ट्रेनिंग लेनी थी उनको बाहर ट्रेनिंग दी है। और 30 लाख से लेकर इसके ऊपर 1-1 करोड़ तक एक इवेंट और एक खिलाड़ी के ऊपर खर्च किया है। तो मैं समझता हूं कि हम जो अपने खिलाड़ी जिनके अंदर हमारे को पदक की संभावनाएं हैं उनको तो हम कर ही रहे हैं, पर साई ने ऐसा भी अपने रूल्स रेगुलेशन में बनाया है जिसके अंदर की खिलाड़ियों को अच्छी से अच्छी डाइट दे। सारे सदन की चिंता यही है कि बजट आना चाहिए। बजट 3 जगह से आएगा। एक फाइनेंस मिनिस्ट्री से आ सकता है, दूसरा CSR फंड से आ सकता है, और तीसरा कि जो नेशनल स्पोर्ट्स फंड में और भी जो लोगों वो करें, और या फिर NRIs की तरफ से भी फंड हो तो हम उसकी भी कोशिश करेंगे। श्री प्रेमचंद गुप्ता। देश में हमारे यहाँ जो स्पोर्ट्स का मतलब क्रिकेट समझा जाता है। आप बार बार आपने पहले भी अपने मेडन सवाल के जवाब में कहा कि स्पोर्ट्स जो है स्टेट सब्जेक्ट है। श्रीमान जी, स्पोर्ट्स जो है वो देश के लिए एक ऑनर है। जैसे ओलंपिक्स में हमारी टीम गई है, वहाँ पर गोल्ड मेडल जीतते हैं या सिल्वर मेडल जीतते हैं तो देश का एक मान बढ़ता है। और दुनिया के सब मुल्क बड़े बड़े कंपटीशन में मेडल जीतने के लिए क्या क्या नहीं करते, कितना खर्च करते हैं, कितना ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। ये गोयल साहब एक अच्छा मौका आपको नरेंद्र मोदी साहब ने दिया है। आप इसको स्पोर्ट्स को बढ़ाने का काम करिए। जहां तक सवाल है CSR का, CSR में आप कॉर्पोरेट सेक्टर को अपने साथ लीजिए, उनको कॉन्फिडेंस में लीजिए। वैसे आपकी सरकार कॉर्पोरेट सेक्टर को चोर समझती है, लेकिन फिर भी इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट ये समझते हैं, ये बोलते कुछ हो रहे, समझते कुछ हो रहे। कहने का मतलब ये है श्रीमान जी कि CSR में आप जरूर कॉर्पोरेट सेक्टर को इन्वॉल्व करिए, लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा कि क्रिकेट को इससे दूर रखें CSR से। ये नहीं हो कि CSR में क्रिकेट को इंक्लूड कर दिया जाए। और मैं क्रिकेट नहीं ना सुनिए, अरे सुनिए श्रीमान जी, let him शुक्ला जी, let him put the question. शुक्ला जी, I have not allowed you. तो सुनिए, अरे शुक्ला जी, let him put the question. शुक्ला जी, don't do that. शुक्ला जी बैठिए। शुक्ला जी, don't do that. बात तो सुनिए भाई। शुक्ला जी बैठिए, आप बैठिए। नो
अरे रामचंद्र गुप्ता जी आप पहुंचे। शुक्ला जी ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। श्रीमान जी, मैं जो यू पुट द क्वेश्चन। जो इनको तकलीफ होनी थी वो एक नेचुरल तकलीफ है, मैं उसको समझ रहा हूं। दिस इज नॉट। आप समझे, आप क्यों टैक्स की एग्जाम्पशन लेते हैं फिर क्रिकेट? अरे बाबा, व्हाट इज दिस? आईपीएल आप टैक्स की एग्जाम्पशन लेते हैं। आरटीआई नहीं लगता आपके ऊपर में? आरटीआई क्यों नहीं लगता आपके ऊपर? नो। आपके अकाउंट्स को चेक शुक्ला जी, इट इज नॉट अलाउड। आपके अकाउंट्स को चेक You need not respond to शुक्ला जी। श्रीमान जी, राजीव शुक्ला जी, श्रीमान जी, ये अपने रामचंद्र गुप्ता जी, डोंट रेस्पॉन्ड टू हिम। श्रीमान जी, वो मत सुनो, आप मेरे को बोलिए। वो मत सुनो। श्रीमान जी, आप बोलिए। एक चीज इस क्वेश्चन, हाउस की, प्रश्न पूछिए। श्रीमान जी, इस हाउस की परंपरा है कि जिस आदमी जिस चीज में इंटरेस्टेड है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो राजीव शुक्ला, बीसीसीआई, आईपीएल, तो मैं कॉर्पोरेट में था। श्रीमान जी, मैं कॉर्पोरेट में था, लेकिन आप नहीं हूं। यू आर कॉट। श्रीमान जी, शुक्ला जी, यू आर कॉट। श्रीमान जी, मैं डिनाई नहीं करता, मैं कॉर्पोरेट में था। प्रश्न पूछिए। पिछले 20 साल से मैं कॉर्पोरेट में प्रश्न नहीं पूछिए। हूं। और मैं राजीव शुक्ला जी को ये बताना प्रश्न पूछिए। नहीं। मेरा कोई कॉर्पोरेट से संबंध नहीं है। श्रीमान जी, मेरा प्रश्न पूछिए। मेरा सवाल क्या है, बोलिए। मेरा सवाल ये है कि उन स्पोर्ट्स को एनकरेज करना चाहिए जिसमें फंड्स की शॉर्टेज है, जिनको तकलीफ है, जिनके पास ऑलरेडी सरप्लस फंड्स नहीं, ऐसा मत बोलो। उनको कोई फायदा नहीं है, उसको इंक्लूड करने ओके, ठीक है, हो गया। क्या मिनिस्टर प्लीज रिप्लाई करेंगे? ओके, जिन स्पोर्ट्स मिनिस्टर प्लीज रिप्लाई, उनको इंक्लूड करेंगे आप? प्लीज रिप्लाई। यस मिनिस्टर, प्लीज रिप्लाई। सर, क्रिकेट में तो सभी लोग हैं, आपके भी लोग क्रिकेट के अंदर हैं, ऐसी बात नहीं है। पर आप बोलिए, जो भी बोल सकते हैं बोलिए बस। बीसीसीआई बीसीसीआई प्रेमचंद गुप्ता जी, डोंट कन्वर्ट इट टू डिस्कशन, डोंट कन्वर्ट। नो, देयर आर अदर क्वेश्चंस। नो। सर, बीसीसीआई को किसी फंड्स की जरूरत नहीं है, और पहले तो बीसीसीआई ने 50 करोड़ रुपए दिए थे। मैं समझता हूं आगे भी बीसीसीआई चाहे तो और स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए दे सकती है। दूसरी बात सर, उन्होंने ये कहा कॉर्पोरेट सेक्टर को चोर कहना तो बिल्कुल गलत बात है, और ऐसा हमारे मुंह में मत डालिए। कॉर्पोरेट सेक्टर से ही सब लोग बात कर रहे हैं कि हमको उनको एनकरेज करके ज्यादा से ज्यादा फंड लाने चाहिए। तीसरा सर, आपने कहा बड़े बड़े मुल्कों में ट्रेनिंग है, हमारे यहाँ भी जो अब टारगेट ओलंपिक जो पोडियम की स्कीम बनाई हमने, उसमें यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी करके ज़्यादा से ज़्यादा इनको ट्रेनिंग देकर हम ज़्यादा से ज़्यादा पदकों को जीते। तो जहां आपने हमारे इन 119 खिलाड़ियों को बधाई दी है, वहां एक आप सब लोग नीरज चोपड़ा को और बधाई दीजिए, जिसने जेवलिन थ्रो के अंदर वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ा और सबसे अच्छा अचीवमेंट किया। Okay, now those who get, see, Sri Praful Patel, yes. But remember, see, put your question direct because others are waiting to ask questions. बोलिए। Sir, since there was a lot of discussion, don't go for discussion. Put your questions right. I'll disclose my interest. I'm the president of the All India Football Federation. I have every right to ask a question. That's what I said. After disclosing my interest. Also for Mr. Jairam Ramesh's interest, I would tell him that we fall under RTI, we follow the National Sports Code. Therefore, we follow everything from age limit to tenure limit to everything possible. This is not for explanation. This is not time for explanation. You put your question. No, because a lot of, see, all this was going on and accusing other sports federations. Right, sir. He is So not. I'm clarifying. Cricket may be one Put thing, your question. but cricket is one thing. Why are we also being dragged in the same Put your boat? question. Sir, he is being called. Ajay, बैठ जाओ. Yeah, Prabhul ji, put your See question. that? Put your question. You put. Don't mind that. Sir, Put your question. everybody was being painted with the same brush, so I am just clarifying With the that same bat, with the same we are not part of the same fraternity which Rajiv Shukla is associated with. Vicariously. Listen, who's, yeah, Papulji. Okay. You're from. बोलिए. Now put the This is question. Pawarji. Okay, so vicarious interest. This is Put your Pawarji. question. Sir, the only limited issue here is that, as rightly my friend pointed out, that
all sports federations and all sports as such in India face a huge shortage of funds. I do not blame anybody, neither the government nor any federation, because at the end of the day, limited resources are available and it's difficult to manage with that. CSR is a good initiative. In reply to the question, the scope of CSR activities as the sports ministry had decided or requested has not been fully met, and some request is still pending with the Ministry of Finance for inclusion of those activities in the CSR fund. That reply is very clear, the lower part of the reply. So I would request that matter be taken up at the earliest so as to expand the scope of CSR. Otherwise, the initial whatever has been accepted is very limited. Put the question, please. So the question, sir. Now the question. Now the question, sir, is how, and I'm thankful to the minister also for acknowledging that he is taking special interest for football, 25,000 schools. He is going You are to, converting it into a discussion. Football in the country. I am also thankful that the World Cup under 17 is being held next year for the first time in India, which is a good thing. Sir, would the minister consider setting up of a national training center for football, a center of excellence with the limited funds he has? Okay, please, Mr. Minister. सर, फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए इसी साल ब्रिक्स भी हो रहा है, अगले साल अंडर 17 फीफा टूर्नामेंट हो रहा है, 25,000 स्कूलों के अंदर हम कोच भेजने वाले हैं फीफा और उनके साथ मिलकर 30 सिटीज़ के अंदर फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए एक्टिविटीज़ होने वाली हैं। और तो मैं समझता हूं कि फीफा के साथ मिलकर फुटबॉल को एक तरह से फुटबॉल का बुखार अगले साल तक देश में चढ़ेगा और 30 सिटी 25,000 स्कूल इसको हमारा ट्रेनिंग सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, उसके लिए तो कुछ सर हमने तो पहले ही कहा है आपको, अभी तो हम अकेडमीज खोल रहे हैं, 5 अकेडमी, सुनिए 5 अकेडमी हमने खोली हैं, 8 और अकेडमी में फुटबॉल को भी रखेंगे ताकि वहां पर ट्रेनिंग ऑफ एक्सीलेंस बने। Thank you very much. Now question number 167, Dr. Satyanarayana Jaitiya. Sir. Satyanarayana Jaitiya. क्वेश्चन का उत्तर सभा पटल पे रख दिया गया है। माननीय उपसभापति जी, मैं माननीय वित्त मंत्री जी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि माननीय जेटली जी के नेतृत्व में आप अपनी सफलताओं के झंडे गाड़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। मेरा मुख्य प्रश्न करेंसी नोटों पर राष्ट्र के महानतम नेताओं के चित्र के प्रकाशन के संदर्भ में है। यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम में भी समय समय पर उनके नेताओं के और वहाँ से संबंधित महान विभूतियों के चित्रों को प्रकाशन करने का काम हुआ है और अपने राष्ट्र के नेताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक उपाय के रूप में इसको देखा जा रहा है। मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि हमारी संसद ने और केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के महान विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, बोधिसत्व, भारत रत्न, भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वीं जयंती वर्ष को अत्यंत ही गरिमापूर्ण ढंग से आयोजित किया है। मेरा प्रश्न है कि विश्व के अन्य देशों की तरह हम इस अवसर को 125वीं जयंती वर्ष को चिर स्मृति बनाने के लिए, माय क्वेश्चन इज कि हम 125वीं जो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है उसको चिर स्थायी और चिर स्मृति में रखने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के चित्र के साथ करेंसी नोटों को जारी करने का निश्चय करेंगे। धन्यवाद डिप्टी चेयरमैन सर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि 6 दिसंबर 2015 को हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भीमराव अंबेडकर जी की याद में 2 सिक्के जारी किए थे। एक सर्कुलेशन रूप में था जो 10 रुपए का सिक्का था, एक नॉन सर्कुलेशन के रूप में था जो 125 रुपए का सिक्का था। ये दोनों सिक्के जो 125वीं जयंती समारोह जो सरकार ने मनाया था उसी कालखंड में जारी किया गया था। माननीय सदस्य का जो दूसरा प्रश्न था उसमें ये था कि क्या हम नोट में जो हमारे करेंसी प्रचलन में है, नोट में जो अभी महात्मा गांधी का चित्र है उसकी जगह किसी उसके साथ नहीं महात्मा गांधी का तो सुनिए, महात्मा गांधी का तो रहेगा, उसके साथ ये इनका प्रश्न तो यही था।
सुनिए सुनिए आप, इनका प्रश्न तो यही था। मैं ये बताना Sit चाहता down, हूं sit कि down, sit down. यूपीए No, sit down, sit down, sit down. डिप्टी Sit चेयरमैन down. सर, यूपीए Sit down. आप शासनकाल बोलिए, में आप कमेटी बोलिए, बनी थी, आप बोलिए। यूपीए शासनकाल में कमेटी बनी थी, आप उस बोलिए। कमेटी ने ये कहा था कि महात्मा गांधी का जो चित्र है वो उचित है, अभी कोई चेंज करने का नियम नहीं, अभी कोई उचित नहीं लगता है। इनका प्रश्न है, लेकिन मैं जवाब ये देना चाहता हूं कि यूपीए शासनकाल में इसका निर्णय हो चुका था कि इसमें अभी कोई आवश्यकता नहीं है चेंज करने की। Thank you. Now, second